ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय तैयारी पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर के साथ आकाशवाणी संवाददाता विमलेंदु पांडेय की विशेष बातचीत। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन या कहें जलवायु संकट, ये एक धीमा जहर है। इसका तत्काल पता तो नहीं चलता, लेकिन वर्षों बाद या दशकों बाद इसके दुष्प्रभाव जब सामने आते हैं तो लोगों को इसकी विभीषिका का भान होता है। जलवायु संकट किसी एक व्यक्ति या समुदाय अथवा देश को अपनी चपेट में नहीं लेता, बल्कि पूरा क्षेत्र, गोलार्ध या कहें पृथ्वी पर अपना असर दिखाता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर लोगों की तैयारी कैसी हो, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर। कमल जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार विमलेंदु जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च को नई दिल्ली में आपदा न्यूनीकरण के लिए एक राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मंत्री स्तरीय सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ व्यापक विचार विमर्श होगा। आपदा नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा क्या है? कुछ वर्षों पहले भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जिसका नाम एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का आयोजन किया था और उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने की थी। और उसके उद्घाटन सत्र में अपना उद्बोधन देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर हमें सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है आपदा न्यूनीकरण के लिए, जो 2015 में 187 देशों ने इसको अपनाया था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर हमें सेंदाई फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन को, इसके कार्यान्वयन को एक प्रैक्टिकल रूप देना है, इसको जमीनी स्तर पर उतारना है, तो हमें इसके लिए कुछ ऐसी चीजों को प्रायोरिटाइज करना होगा, प्राथमिकता देनी होगी, जिससे लोगों को सीधे सीधे लाभ हो। तो इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने सेंदाई फ्रेमवर्क के ही कार्यान्वयन को और अर्जेंसी देने के लिए, तात्कालिकता देने के लिए, उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये 10 सूत्री कार्यक्रम दिया था। इस 10 सूत्री कार्यक्रम या 10 पॉइंट एजेंडा में जो पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से हैं। पहला उन्होंने कहा था पॉइंट कि देखिए, हम विकास के जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारे, चाहे हम वो स्कूल बनाएं या अस्पताल बनाएं या एक पुल बनाएं या रेल लाइन बनाएं या एयरपोर्ट बनाएं या बांध बनाएं, हम वो ऐसे बनाएं कि उसके अंदर हम आपदा प्रबंधन की प्रणालियों को समाहित करें। अगर आपदा आए तो हमारा पुल ना बहे, हमारी रोड ना बहे, हमारा एयरपोर्ट सुदृढ़ रहे। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने देश में ही नहीं, विश्व में काम करना चाहेंगे। और इस बात से लेकर के उनके पहले एजेंडा से कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना। इसी तरह 9 और भी पॉइंट हैं। कमल जी, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से संकट हैं इस समय जो लोगों के द्वार पर खड़े हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिससे जलवायु परिवर्तन की वजह से आपदाओं का जो रूप है उसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन मैं 2 आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो है ग्रीष्म लहर, या जिसको हम अंग्रेजी में हीट वेव कहते हैं। अभी फरवरी का महीना जो गया है वो भारत में पिछले 123 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। पिछले साल मार्च का महीना पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। तो ग्रीष्म लहर की संभावना बढ़ती जा रही है जलवायु परिवर्तन के साथ। इसके साथ साथ दूसरा जो हम देख रहे हैं वो ये कि शहरी इलाकों में बाढ़ ज्यादा आ रही है और भारतवर्ष के ऊपर कुल जो वर्षा है, रेनफॉल है, वो नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कम भी नहीं हो रहा है, की स्पीड बढ़ जा रही है। लेकिन वो रेनी डेज वो कम होते जा रहे हैं। मतलब कम ही दिनों में उतनी ही बारिश हो जा रही है ज्यादा। ये भूकंप का पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता? ये एक बड़ा सवाल है कि भूकंप आते हैं, कई लोगों की जान माल की हानि होती है, लेकिन हम उसकी जानकारी हमें पहले क्यों नहीं मिल पाती? अभी तक दुनिया के किसी भी देश में ऐसी कोई रिलायबल प्रणाली नहीं है जिसके आधार पे भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सके। लेकिन हम ऐतिहासिक तौर पे जो भूकंप आते रहे हैं और जो अध्ययन होते रहे हैं भूवैज्ञानिकों द्वारा, उसके आधार पे ये बता सकते हैं कि देश के किस भाग में किस तीव्रता का भूकंप आने की हमेशा संभावना रहती है।
हमारे देश को 4 साइज्मिक जोन्स में बांटा गया है, 5, 4, 3 और 2। 5 में सबसे प्रबलता वाले भूकंप आने की संभावना रहती है और 2 में सबसे कम। और इन अलग अलग इलाकों में किस तरह के भवन बनाए जाएं, उनकी क्या मजबूती हो, उसमें क्या तकनीकी इस्तेमाल की जाए, इसका पूरा प्रावधान हमारे बिल्डिंग कोड्स में है। तो अगर हम ये करके रखेंगे तो हमें भूकंप के पूर्वानुमान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ऐसे घर बनाएंगे कि वो भूकंप को सह सकेंगे। और इसके अलावा हमारी शॉर्ट टर्म प्रिपेयर्डनेस, जैसे अभी भूकंप के अगर आप झटके महसूस करें तो आपको क्या करना चाहिए। एक साधारण सी चीज बताई जाती है कि अगर आप घर के अंदर हैं तो अंग्रेजी में कहें तो ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। एक मजबूत मेज के नीचे जाएं, अपने आप को कवर करें और उसको पकड़ के रखें, जिससे अगर ऊपर से कोई चीजें गिरेंगी तो आपके जान के बचने की संभावना है। और जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग इलाकों के लिए जहां पे भूकंप आने की संभावना है या अन्य आपदाओं के आने की संभावना है, उस हिसाब से बिल्डिंग कोड्स बने हुए हैं। और बिल्डिंग कोड्स का पालन करना कोई ऐसा नहीं कि अगर आपकी इच्छा है तो आपने किया, इच्छा नहीं है तो नहीं किया। जी जी, ये अनिवार्य है, ये कानून के द्वारा अनिवार्य है और इसका पालन करना एकदम जरूरी है। उसके बिना आपको बिल्डिंग के लिए क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो ये कानूनी प्रावधान है, लेकिन सरकार के साथ साथ हमारे जो लोग हैं, उपभोक्ता हैं, जी जी, अगर आप मकान लेने जाते हैं तो आप अपनी बाथरूम की फिटिंग्स चेक करते हैं कि लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, महंगी से महंगी। जी, क्यों ना हम इस चीज की भी मांग करें कि क्या ये भवन सुरक्षित तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। लेकिन एक आम आदमी कैसे पता करेगा कि इसमें किस एमएम का सरिया लगा है या इसको प्रॉपर एक आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर द्वारा इसको सर्टिफाइड है? एक आम आदमी कहाँ जाए, किसको पता करे? देखिए, एक आम आदमी को किसी खास तकनीक को जानने की जरूरत नहीं है जी, लेकिन वो ये तो डिमांड कर ही सकता है कि हमें सर्टिफिकेट दिखाइए कि किस स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपने ये बनवाया, इसको सर्टिफाई कराया और इसको सर्टिफाई कराया, आपको बिल्डिंग परमिशन कहाँ से मिली, इसके अंदर जो आपने कोडल प्रावधान जो आपने लागू किए हैं वो किस कोड के हैं, जो सबसे रीसेंट कोड है उसके हैं या पुराने हैं। तो ये सब चीजें अगर आप पूछेंगे, बहुत सारी स्थितियों में उपभोक्ता ये चीजें पूछते ही नहीं है। उपभोक्ता जानना चाहते हैं कि पार्किंग है कि नहीं, लिफ्ट कितनी है, बाथरूम में कौन से फिक्सर्स लगे हैं, फर्श किस तरह का बना हुआ है। जब आप ये सवाल पूछ सकते हैं तो आप सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं सवाल पूछ सकते? अच्छा, इसके कार्यान्वयन के लिए जो स्थानीय प्राधिकरण होते हैं वो किस हद तक जिम्मेदार होते हैं कि ये जितने भी कोड्स हैं उनके अनुसार उसकी पालना की गई है या नहीं की गई है? जी, बहुत हद तक जिम्मेवार रहते हैं, क्योंकि 2-3 बार उनका इसके अंदर उनकी एक भूमिका रहती है। पहले तो जब आपका प्रपोजल जाता है, आप बिल्डिंग परमिशन लेने जाते हैं, मंजूरी मिलती है, तो उस मंजूरी के समय जो आपका प्रपोजल जाता है उसको जब देखा जाता है करीब से, तो उसमें देखा जाता है कि जो वहां का बिल्डिंग बायलॉ है, जिसके हिसाब से आपको बिल्डिंग कोड का पालन करने की जरूरत है, वो फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे साइट पे विजिट करने का भी प्रावधान है कि आपने डिजाइन में तो लगाया है लेकिन आप साइट पे कर रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद जब आपका पूरा हो गया उसके बाद भी इंस्पेक्शन का प्रावधान है। लेकिन ये कहना जरूरी है कि बहुत सारे जो हमारे स्थानीय निकाय हैं उनमें इतने लोग नहीं होते हैं, या लोग होते हैं तो वो ट्रेन नहीं होते हैं, तो कई जगह कमी पाई जाती है। लेकिन अगर उपभोक्ता इसकी डिमांड करें, जिसको हम अंग्रेजी में कहें कि सुरक्षा के लिए एक सोशल डिमांड बने, तो हम आपदाओं से सुरक्षा को एक जन आंदोलन बना सकते हैं। अगर हम इन सारे मानकों का पालन करें तो जापान में देखिए अक्सर भूकंप आते रहते हैं और वहाँ 70 मंजिला जो बिल्डिंग भी है वो झूल जाती है लेकिन गिरती नहीं है। तो अगर इन मानकों का इस्तेमाल करें तो पूरा जनजीवन, पुल और हमारी जितनी बुनियादी सेवाएं हैं वो सशक्त रहेंगी। एक उनका मानक है कि इतना भूकंप वो झेल जाएंगी, 8 के रिक्टर पे वो भूकंप झेल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल झेल सकती है। ऐसा नहीं है कि ऊंची बिल्डिंग नहीं झेल सकती या नीची बिल्डिंग ही झेल सकती है। अगर उसको ठीक तरीके से डिजाइन करके ठीक तरीके से बनाया जाए तो वो झेल सकती है। बिल्कुल। भूस्खलन वाले जितने मामले होते हैं आपदा के समय, उस समय सामुदायिक रोल क्या होना चाहिए? समाज के जो स्थानीय समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? लैंडस्लाइड्स या हिंदी में जिसे कहें भूस्खलन, ये भी एक तरीके से काफी लोकलाइज्ड डिजास्टर है और इसमें जो कम्युनिटीज हैं इनके कई रोल हैं। मैं 3 का उल्लेख करना चाहूंगा। पहले तो ये कि अगर हम जहां पे भूस्खलन होने की संभावना है
वहां के पर्यावरण को सुरक्षित रखें, वहां पे पेड़ों का अत्यधिक कटाव न हो, वहां पे जो जल का निकास है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसको डिसरप्ट न किया जाए, तो हम भूस्खलन की संभावना को कम कर सकते हैं। दूसरा, हम जो स्थानीय स्तर पे जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो लैंडस्लाइड प्रोन या भूस्खलन की संभावना वाले इलाकों पर वहां पे जो ढलान है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। और अगर वो देखें कि कोई ऐसी दरार देखने में आ रही है जो पहले नहीं थी, जो और बढ़ सकती है बारिश होने से, तो अपने स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। तो ये एक दूसरा। और तीसरा, जब भूस्खलन हो तो उसके बाद कैसे प्रिपेयर्ड रहना है और ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने घर, अपने जो एसेट्स हैं वो भूस्खलन या लैंडस्लाइड के रास्ते में न बनाएं, ताकि नुकसान न हो या कम से कम। ऐसा हिमस्खलन वाले क्षेत्रों में भी होता है जब बर्फबारी होती है और फिर अचानक ही पूरी की पूरी स्लाइड नीचे एक एवलांच के रूप में बाहर आने लगती है। जी, ऐसे में हमारे कई बार सैनिक इसकी चपेट में आ भी जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आमतौर पर तैयारी कैसे होनी चाहिए स्थानीय स्तर पर? ये जो हिमस्खलन की जो बात कर रहे हैं आप, जिसको अंग्रेजी में अवलांच बोलते हैं, उसके लिए लोकल लेवल पे खास करके हमारे जवानों के लिए फोरकास्ट इशू की जाती है। उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसमें जो भी सलाह दी जाती है उसका कड़ाई से पालन करना जरूरी है। कमल जी, एक चीज और भी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब आपदा प्रबंधन के समय आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, जैसे एसओपी, उसका क्या एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो क्या हम बच्चों के पाठ्यक्रम में, स्कूल में ऐसे विषय जोड़े जा सकते हैं जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हों? जी विमलेंदु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं दो बातों में जवाब देना चाहूंगा। एक तो ये कि हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एक छोटी पुस्तिका जारी की है कुछ सालों पहले। उसको आप अंग्रेजी और हिंदी में हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रिंट करेंगे तो आपकी जेब में आ जाएगी वो, जिसमें अलग अलग आपदाओं में क्या करें क्या ना करें। तो ये जो साधारण चीजें हैं ये सबको मालूम होनी चाहिए। ये आपका अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति ये कर्तव्य है, समाज के प्रति भी। और इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये जानकारी आसानी से उपलब्ध है। और अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले, अपने परिवार की जिम्मेदारी ले, तो ये चीजों से अपने आप को अवगत करा सकता है। दूसरी बात कही आपने स्कूल के पाठ्यक्रम की, तो पिछले कुछ सालों में 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा में भूगोल के साथ एक चैप्टर आपदा प्रबंधन का जोड़ा गया है। मैं ये कहूं, पिछले जब हम लोग स्कूल में थे उसके मुकाबले अभी आपदा प्रबंधन की कहीं ज्यादा जानकारी बच्चों को उनके पाठ्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। कमल जी, आपदा प्रबंधन के समय जब हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच जाती है तो लोगों में एक अपना नया आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव पैदा होने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि जैसे तिरंगा पहुंचता है लोग सुरक्षित भाव होना महसूस करने लगते हैं। आखिर तैयारियां कैसी होती हैं? ये जवान किस तरह वहां जाके इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा विमलेंदु जी की इनकी जो अलग अलग विषयों पर, अगर कोई बिल्डिंग कंक्रीट की कोलैप्स है तो वहां रेस्क्यू कैसे करना है, उसको कैसे काटना है, कुत्तों को जो साथ ले जाते हैं, कुत्तों की टीम, उनको कैसे यूज करके कैसे पता करना है कि कहाँ किस जीवित व्यक्ति के होने की संभावना है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो जो हम नॉर्मल टाइम में एनडीआरएफ की ट्रेनिंग कराते हैं वो आपदाओं के समय में काम आती है। हमारी धरती माता बहुत उदार है, हमारी अनेकानेक अज्ञानताओं को वो सह लेती है। आइए हम धरती माँ की इस उदारता का सम्मान करें और अपनी धरती को अगली पीढ़ी को सुरक्षित सौंप कर जाने का संकल्प लें। आज की चर्चा के सवालों का जवाब देने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद विमलेंदु जी। अभी आप सुन रहे थे जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय तैयारी पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर के साथ आकाशवाणी संवाददाता विमलेंदु पांडेय की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।